पृथ्वी पर नहीं था। ब्रह्मांड में कहीं पर भी गोल्ड दरअसल सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है। मतलब कि मानो कि जो प्योर सोना होता है वो किसी मरे हुए तारे का मलबा होता है, और पृथ्वी पर जो गोल्ड पाया जाता है वो हमें अरबों साल पहले हुई, यानी कि पृथ्वी की शुरुआत में ही हुई उल्का वर्षा के कारण मिला है। और माना जाता है कि पृथ्वी पर जितना भी गोल्ड है वो डेब्रिस ऑफ डेड स्टार से आया है, और वहां से पृथ्वी पर जमा होने वाला ये गोल्ड पृथ्वी के भूगर्भ में चला गया, क्योंकि ये भट्ठी समान पृथ्वी आज से करीब 4 अरब साल पहले धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, और उसके साथ पृथ्वी पर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी धातुएं थी, वो भी ठंडी होकर पृथ्वी की बाह्य परत के आसपास स्टोर हुई। अब पृथ्वी के बाह्य सतह का घनत्व पर घन सेंटीमीटर 2.6 ग्राम है, जिस वजह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उभर कर आए, क्योंकि ये तत्व हल्के थे। बाकी लोहा, शीशा, तांबा, मर्क्यूरी और प्लेटिनियम जैसी भारी धातुएं अपने अणुभार के मुताबिक पृथ्वी के आंतरिक पेटाल में चली गई, जिसमें गोल्ड भी एक थी। इन शॉर्ट, गोल्ड के साथ ये सभी धातुएं पातालवासी बन गई, और शायद ये धातुएं हमेशा के लिए वहां पर कैद होकर रहती। लेकिन पृथ्वी पर होने वाली प्लेट्स की चहल पहल और ज्वालामुखिक विस्फोटों ने इन धातुओं को कैद खानों से तोड़कर बाहर लाना शुरू कर दिया। पृथ्वी के लावा के रगड़े के साथ ये सभी धातुएं वारंवार पृथ्वी की सतह पर ऊपर आने लगी, और ऐसा कई सारा सोना भी पृथ्वी के अग्निकृत खड़कों में भी जमा हुआ। धीरे धीरे बारिश के मार के चलते पृथ्वी के ये अग्निकृत पहाड़ भी गलने लगे, और धीरे धीरे वहां के कुछ स्वर्ण कण नदियों में भी स्थानांतरित हुए, और उसके बाद स्वर्ण के कण समुद्रों में भी जा बसे। परिणाम स्वरूप इन स्वर्ण कणों का जत्था बड़े समुद्र और बड़ी नदियों के मामले में इतना कम था कि उसे हासिल करने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगने वाला था। फिर भी कई सारे मिस्र वासियों ने नील नदी के किनारे पे ही वहां से स्वर्ण कणों को हासिल करना शुरू कर दिया। इस स्वर्ण का आर्थिक महत्व और अर्थशास्त्र भी उस समय के लोग समझ गए थे। तब कोई चलनी सिक्कों का अस्तित्व नहीं था, नोट की तो बात ही छोड़ दो, और तब बार्टर पद्धति के अलावा सारा कारोबार सोने से चलता था। इस सोने के कारण कई सारे साम्राज्य बने, और इसी के कारण खत्म भी हो गए। दौर ये आया कि सम्राटों की लश्करी ताकत भी इस स्वर्ण पर ही डिपेंडेंट थी। इतनी जानकारी के बाद दोस्तों, अब हम सोने की फिजिक्स और उसके बाद उसकी केमिस्ट्री पर जंप लगाते हैं। और इस जंप को आप मजाक में मत लेना दोस्तों, क्योंकि इस जंप में हम वो बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। मानव सभ्यता के ड्रामेटिकल चेंज के लिए ये सोना ही कारणभूत बना है। अगर हम फिजिक्स का ही एक उदाहरण लें तो मध्य युग में यूरोपियन देशों में गोल्ड दुर्लभ था। मिडल ईस्ट में भी रेगिस्तान था, कोई नदी या नाले नहीं थे, इसलिए अरब देशों में भी गोल्ड की अछत थी। और गोल्ड की इस समस्या को हल करने के लिए वहां के एल्केमिस्ट यानी कि कीमियादार अपना दाव आजमाने लगे, और यूरोपियन और मिडल ईस्ट के एल्केमिस्ट ने पारे को गोल्ड में बदलने की कोशिशें चालू कर दी। लेकिन पारा ही क्यों? तो दोस्तों ऐसा है कि पारे और गोल्ड के नाभिकीय भ्रमण कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, जहां पर गोल्ड में इलेक्ट्रॉन्स का जुमला 80 होता है और पारे का 79। अब दोस्तों उस समय के अल्केमिस्ट ने सोने और पारे के बीच के इस एक इलेक्ट्रॉन वाले छोटे से डिफरेंट को मिटा देने की सोची, और इसके लिए उन्होंने अथाक प्रयत्न किए, लेकिन सब के सब निष्फल रहे। पारे को गोल्ड में कोई परिवर्तित नहीं कर पाया। पर फिर भी इन एल्केमिस्टों की मेहनत माटी नहीं बनी, मतलब कि उनकी मेहनत रंग लाई। भले ही वो पारे को सोना ना बना पाए हो, लेकिन पारे को गोल्ड बनाने के लिए उन्होंने जो भी प्रयोग किए उसमें पारे को नहलाने के लिए उन्होंने 3 एसिड्स का आविष्कार किया, जो थे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड। और ये एसिड सच मानो दोस्तों तो उद्योग जगत में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इन 3 एसिड्स के बिना औद्योगिक जगत बन ही नहीं पाया होता। अब दोस्तों हम गोल्ड की केमिस्ट्री में अभी इंटरवल लेके फिर से इतिहास पे आते हैं। यूरोपीय एल्केमिस्ट तो यूरोप की प्रजा के मनोरथ साकार नहीं कर पाए, लेकिन 16वीं शताब्दी में पोर्टुगीज और स्पेनियार्डो मध्य और उत्तर अमेरिका गए, और वहां पर जो स्वर्ण भंडार उन्हें दिखा, माइंड ब्लोइंग, क्या गजबनाक था। दोस्तों दरअसल यूरोपियनों के जाने से पहले ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कुछ सभ्यताएं रहती थी जो वहां के मूल निवासी थे, जैसे कि आज के कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में जो लाल चमड़ी के लोग रहते हैं। हालांकि उनको यूरोपियनों ने खत्म कर दिया है, लेकिन जो कुछ भी आज बचे हैं उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है।
और ऐसे ही एक प्रजाति साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहती थी जिसका नाम था इक्का सिविलाइजेशन। अब दोस्तों ये इक्का सिविलाइजेशन जो हजारों सालों से डेवलप्ड हुई थी, उस जगह पर सिर्फ सोना ही सोना मिलता था। वहां के भूभाग की जमीनी रचना ही ऐसी थी कि ज्वालामुखों से सबसे ज्यादा सोने का भंडार वहां पर आया था। हालांकि लोहा वहां पर नहीं था और इक्का सभ्यता के लोग ये भी नहीं जानते थे कि लोहा होता क्या है। इसलिए इक्का सभ्यता के लोग हर चीज में सोना घुसेड़ देते थे, इतना था उनके पास सोना। मानो कि वो लोग कोई कील भी बनाते थे तो कील भी सोने की होती थी और उसे ठोकने वाली हथौड़ी भी लकड़ी और सोने से बनी होती थी। इक्का सभ्यता के लोगों के घर के बर्तन, चेयर, चम्मच सब कुछ सोने से बना होता था। ये इक्का सिविलाइजेशन की और भी एक प्रथा थी जो प्राचीन इजिप्तियनों से मिलती थी। ये लोग भी मृत देहों के साथ सोने के आभूषण गाड़ देते थे, फिर भी सोना इनके पास इतना कि खोट ही नहीं रहा था। लेकिन उनके सोने के भंडारों में खोट पैदा करने के लिए पोर्टुगीज और स्पेनियार्डो वहां आ खड़े हो गए। वहां जाकर पोर्टुगीज और स्पेनियार्डो लोगों ने देखा तो उनकी आंखें तो फट गई। इतना सारा गोल्ड एक जगह पर कैसे हो सकता है? और ये देखते ही इन्होंने इस हद तक जनसंहार चलाया कि इक्का सिविलाइजेशन का ही नाश कर दिया और सारा सोना भर भर कर यूरोप ले गए। 18वीं सदी में ही करीब 1350 टन से भी ज्यादा सोना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यूरोप ले जाया गया और सारा का सारा सोना था लूट मार का सोना। उसके बाद 24 जनवरी साल 1848 की बात करें तो एक जेम्स मार्शल नाम के यूरोपियन को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की एक रिवर में और वहां के नदी नालों में चमकदार सोने के कण मिले और यहाँ से शुरुआत हुई गोल्ड रश की। और रातों रात हजारों लोग उस जगह पर बस गए और एक गांव का निर्माण हुआ जिसे येरबा नाम दिया गया, जो कुछ समय बाद सैन फ्रांसिस्को के नाम से जाना गया। इसके बाद इस पीली और चमकदार धातु का भंडार अमेरिका में भी बढ़ने लगा। तत्पश्चात साइबेरिया में भी सोना मिला और रशिया भी स्वर्ण जड़ित हुआ। और उसके बाद साउथ अफ्रीका में सोने की एक नहीं 5-5 खदानें मिली और अफ्रीका भी स्वर्ण जड़ित हुआ। लेकिन अफ्रीका की बदनसीबी ये कि वो बस मजदूर ही रह गए। वो खुद का सोना खुद ही यूज ना कर सके क्योंकि ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ के नाम पर कंट्रियों में लूट मचा रखी थी। और इस तरह कुछ देश सोने के कुबेर भंडार हो गए, समृद्ध हो गए। अब दोस्तों सोने की कीमतों की बात करें तो वो हमेशा 24 कैरेट में ही तय होती है। सबसे शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है। अगर गोल्ड 8 या 9 कैरेट का हो तो उसे गोल्ड ही नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अन्य धातुएं मौजूद होगी। गोल्ड की वस्तु को गोल्ड मानने के लिए वो